अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, कॉर्ड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट। मैं हूं माधुरी कटरे। ब्रह्म टॉक शो में आज हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचा दें। आज हमारे साथ हैं भारत के सबसे युवा आईपीएस आदर्श कांत शुक्ला, जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास कर अपने क्षेत्र ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रदेश का और भारत का गौरव बढ़ाया है। आदर्श कांत शुक्ला जी, आपने बालाघाट में सेवाएं दी, आपका बहुत स्वागत कर रहे हैं आज के इस टॉक शो में। और जैसा कि अब दर्शकों को हम ये भी बताएंगे कि आप पुलिस उपायुक्त भोपाल जोन 4 पदोन्नत किए गए हैं, बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन जिस तरह से आपका ये सफ़र रहा, आज इस वक्त यहाँ पर खड़े होकर कैसे देखते हैं उसे? थैंक यू माधुरी जी। बालाघाट में मुझे 1.5 साल लगभग होने वाले हैं और सर्विस में मुझे 4 साल होने वाले हैं। तो बहुत ही अभी तक एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है और उम्मीद करता हूँ बालाघाट से जो भी सीखा है उसको भोपाल में जाके यूज़ कर पाऊँ और कुछ अच्छा, जैसे आप बालाघाट का टेन्योर अच्छा रहा है ऐसा ही भोपाल का भी रहे। जैसा कि आपके इंट्रोडक्शन में मैंने कहा दर्शकों से कि सबसे युवा आईपीएस के साथ हम बैठे हैं इस वक्त, और जिस वक्त आपने यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर किया, आप 21 साल के थे केवल, 2020 बैच में आप सेलेक्ट हुए थे। तो ये 2020 से पहले का जो आपका सफ़र रहा, इसे जानना चाहेंगे। आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? मैं उत्तर प्रदेश में बाराबंकी ज़िला है वहाँ का रहने वाला हूँ और 12th मैंने बाराबंकी से किया था। 12th तक की मेरी जितनी भी पढ़ाई हुई है वो सारी बाराबंकी से हुई है। फिर ग्रेजुएशन मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड एक कॉलेज है, नेशनल पीजी कॉलेज, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। बीएससी किया था मैंने फिज़िक्स और मैथ से। उसके बाद फिर मैं सिविल सर्विस की तरफ मेरा रुझान था, तो बीएससी के बाद में मैं सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया और 2020 वाला जो एग्ज़ाम था वो मैंने क्लियर किया था। आप गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं बीएससी से, तो साइंस से सीधे इस तरफ प्रशासनिक सेवा की ओर किस तरह रुझान बढ़ा? और शुरुआती दौर से ही क्या आप बहुत मेधावी छात्र थे? हाँ, बीएससी में फिज़िक्स और मैथ्स में ठीक स्कोर आ गया था, उस वजह से गोल्ड मेडलिस्ट मतलब था मैं। बट सैम्पल साइज़ बहुत छोटा था। यूपीएससी तो बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम होता है, वो छोटे सैम्पल साइज़ में फर्स्ट आना कोई बहुत सच सिग्निफिकेंट अचीवमेंट नहीं मानता मैं। बट हाँ, कोशिश यही थी कि कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टैलेंट और इन सब की जगह पर, तो कंसिस्टेंट रहना ही गोल था, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या फिर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन हो। तो कंसिस्टेंसी मेरे ख्याल से ज़्यादा वर्क करी मेरे फेवर में इस प्रिपरेशन में। परिवार में क्या पहले भी कोई प्रशासनिक सेवा में था? परिवार किस तरह का है आपका? नहीं, मेरी फैमिली में तो कोई ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। मेरे फादर अकाउंटेंट हैं, मदर जो है मेरी वो होम मेकर है। तो हाउसवाइफ मदर और फादर का भी कोई ब्यूरोक्रेसी की तरफ ज़्यादा कोई झुकाव था नहीं। बट मैंने ही डिसाइड किया कि अच्छा एग्ज़ाम है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। एज अ करियर प्रोस्पेक्ट काफ़ी स्टेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो लॉन्गर रन में अच्छा रहेगा, इस वजह से मैं सर्विस में आया। बहुत से लोगों का सपना होता है सर कि वो यूपीएससी क्लियर करें, और बहुत ही उनमें से भी बहुत कम लोग होते होंगे जो शायद प्रथम प्रयास में सफल हो पाते हैं। एक छोटी उम्र में इतने बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करना, क्या आपका मूल मंत्र रहा इस पूरी तैयारी के पीछे? और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कंसिस्टेंसी, जो हार्ड वर्क है वो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी हो और डिस्ट्रैक्शंस कम हो, और जितना भी आसपास का नॉइज़ है, यूपीएससी से रिलेटेड इंडिया में काफ़ी नॉइज़ है, उस नॉइज़ को अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो आई गेस जो भी आगे चल के जो प्रिपेयर कर रहे हैं भी एस्पिरेंट्स, वो अगर नॉइज़ को अवॉइड कर सकते हैं तो उनके लिए भी 1-1.5 साल अच्छी प्रिपरेशन विल उनको ब्रिंग देम सक्सेस।
एक चीज़ और भी यहाँ पर आपसे जानना मैं चाहूँगी कि आपने कहा कि आप पीजी कॉलेज से गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, आपने कोई कोचिंग नहीं ली इस परीक्षा के लिए, ये क्या स्टोरी रही? किस तरह से आपको लगा कि एक साइंस का स्टूडेंट जो प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा है बिना कोचिंग लिए, क्या रही ये जर्नी पूरी? मुझे लगता है सबका अपना अपना पढ़ने का एक स्टाइल होता है। कुछ लोगों को कोचिंग सूट करती है, उनका जो पढ़ने का स्टाइल होता है उसमें कोचिंग काफ़ी हेल्प करती है। कुछ लोग को सेल्फ प्रिपरेशन ज़्यादा मतलब फिट रहती है प्रिपरेशन। मेरे लिए भी वैसा ही था कि मैं अपने शेड्यूल से पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करता था और कोचिंग का स्टाइल थोड़ा सा मेरे लिए फेवरेबल नहीं था जैसा मेरा पढ़ने का स्टाइल है, उस वजह से मैंने कोचिंग नहीं करी थी। कोचिंग करना ना करना तो मेरे ख्याल से वो उसमें कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। कुछ लोगों को बहुत एक्चुअली हेल्प करती है कोचिंग, तो उनको डेफिनेटली करना चाहिए। बट चूँकि मेरा स्टाइल थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा था कोचिंग के उससे, इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि 1-2 अटेम्प्ट बिना कोचिंग के देता हूँ, फिर आगे देखूंगा, ज़रूरत होगी तो कोचिंग कर लूँगा। जी, सुविधाओं के नाम पर बहुत सारे हवाले दिए जाते हैं, जो स्टूडेंट्स सिलेक्ट नहीं हो पाते वो तमाम सुविधाओं पर अपना कहते हैं कि इस वजह से हम नहीं हो पाए। आप एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे रहे हैं, एक छोटा सा परिवार रहा है आपका, आप कितना ज़रूरी मानते हैं कि हमारा ध्येय कितना आवश्यक होना चाहिए हमारे लिए? अभी तो इंटरनेट काफ़ी अच्छा लेवलर हो गया है। मेरे ख्याल से जो बेसिक बुक्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। आपके पास एक आपका स्पेस हो जहाँ पे आप पढ़ सके डेली, चाहे वो लाइब्रेरी का रीडिंग रूम हो या आपके घर का एक कमरा हो, वो हो। और अगर आपके पास इंटरनेट है तो आज की डेट में टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी अवेलेबल हो जाती हैं, तो आप घर से कर सकते हैं। तो हाँ, मतलब सुविधाएं एक मिनिमम बेसिक सुविधाएं तो चाहिए होंगी इस एग्ज़ाम के लिए 1-1.5 साल तक के लिए। बट उसके बियॉन्ड कोई ऐसा सच बहुत रेगुलर अगर आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करें कि घर से ही प्रिपेयर करें तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। सर, जब लिस्ट में आपने अपना नाम देखा उस वक्त कैसी अनुभूति हुई, क्या कुछ लगा मन में, मतलब ये विश्वास था कि आप इसे क्रैक कर लेंगे पहली बार में? बिल्कुल अच्छा लगता है। लिस्ट में अगर आप मेहनत कर रहे हैं लगातार तो अच्छा ही लगता है जब भी इस मेहनत का फल मिलता है। आपके आसपास के लोग जो आपकी इस जर्नी में साथ होते हैं उनको खुश देखकर भी अच्छा लगता है। और हाँ, प्रिपरेशन के टाइम पे एक कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ता है। बिना सेल्फ बिलीफ के तो एग्ज़ाम में क्लियर करना बहुत मुश्किल है। तो एक बिलीफ तो था कि निकाला जा सकता है। इस वजह से जब क्लियर हुआ तो अच्छा लगा कि उस बिलीफ को एक वैलिडेशन मिल गया कि जो मेहनत कर रहे थे वो सही डायरेक्शन में कर रहे थे। मेरे ख्याल से क्लियर करना बस एक वही होता है कि आपका जो प्रिपरेशन रहता है बस ये पता चल जाता है कि हाँ, मतलब जो भी मैंने किया 1-1.5 साल में वो सही डायरेक्शन में था। पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था? पेरेंट्स भी काफ़ी खुश थे। ऑब्वियसली किसी की भी तैयारी में पेरेंट्स और फ्रेंड्स का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरी जो फैमिली है, पेरेंट्स हैं, सिस्टर हैं, तो मुझे तो लगता है मैं उतना खुश नहीं होऊंगा अगर उनके कंपैरिजन में अपनी खुशी में देखूं, तो वो तो मेरे से काफ़ी ज़्यादा खुश थे। एंड ऐसा ही है, पेरेंट्स तो सेल्फलेस रहते हैं, तो अपने से ज़्यादा तो हमेशा वही खुश होते हैं। बालाघाट में सेवाएं देने से पहले आप कहाँ सेवाएं दे चुके हैं? मैं जबलपुर में प्रशिक्षु था, वहाँ मेरा प्रशिक्षण हुआ था, तो थाना प्रभारी था मैं गोसलपुर थाने में। फिर उसके बाद मैं मुरैना गया, मेरा जो SDOP शिप है वो मुरैना में हुआ। बामोर सब डिवीज़न में मैं SDOP था, वो भी बहुत अच्छा एक अनुभव था। मुरैना में काम करना भी अच्छी यादों में रहेगा। और फिर बालाघाट नवंबर में मेरा ऑर्डर आया था और 7 जनवरी को मैंने बालाघाट ज्वाइन किया था, जब यहाँ पे नक्सल अभियान अपने चरम पर था। तो यहाँ का भी बहुत ही अच्छा एक अनुभव रहा जो अपने साथ लेकर मैं जा रहा हूँ। नक्सल मुक्त बनाने के में बालाघाट ज़िले को आप एक बहुत अहम कड़ी रहे हैं, और इस समस्या के विषय में अगर हम बात करें और फील्ड पर किए गए आपके प्रयासों के विषय में बात करें तो किस तरह से आपने तालमेल बिठाकर इतने बड़े लक्ष्य को हासिल किया? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी रहा कि टीम बहुत अच्छी मिल गई मुझे यहाँ पर बालाघाट में। और मैं तो बस एक ऐसे समय पर आ गया जब वो लक्ष्य डिसाइड हो चुका था। मेरे से पहले भी यहाँ पे अच्छा काम हो रहा था, और जो SPs थे मेरे, जो दोनों SP रहे, नागेंद्र सर और आदित्य सर, काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने मुझे गाइड किया, जिसकी वजह से हम लोग रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाएँ। और जो हमारी टीम थी, चाहे वो जो ग्राउंड पे जा रही है वो टीम हो या फिर जो नक्सल सेल में यहाँ बैठ के प्लान्स बनाती है वो टीम हो, तो वो अच्छे लोग मिल गए मुझे।
ऑफिस का स्टाफ भी अच्छा मिल गया और ग्राउंड का स्टाफ भी अच्छा मिल गया, तो उसकी वजह से काफ़ी इजी हो गया हम लोग के लिए जो भी प्लानिंग थी उसको एग्जीक्यूट करना। तो इसका तो पूरा क्रेडिट मैं इन्हीं लोग को दूंगा। सर, किस तरह की टफ सिचुएशंस देखने को मिलती है ग्राउंड में? ग्राउंड में चूँकि इस बार तो काफ़ी प्रेशर था, तो हमने मानसून पे भी ऑपरेशन चलाया। हमारे जवानों ने जब बिजली गिरी उसको भी झेला, उसमें भी कई जवान हमारे घायल हुए, उनको हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। हमारे जवान, एक जवान के सिर में गोली लगी 2024 नवंबर में, और 2025 में हमारा जो एक जवान था आशीष शर्मा वो शहीद हुआ बोर तालाब ऑपरेशन में। तो निश्चित तौर पे उनके लिए बहुत ही एक मुश्किल लाइफ रहती है, जंगल में रहना, सर्चिंग करना आसान नहीं है, और बालाघाट का टेरेन भी जंगल का काफ़ी मुश्किल है। तो धूप में, बारिश में, हर तरह से उन्होंने संसाधन के अभाव में, खाने के अभाव में जो काम किया, तो वो तो मतलब उसके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट है हम लोग के मन में। इस पूरे ज़िले को अगर हम आपके नज़र से देखना चाहें तो बालाघाट ज़िले के लिए क्या आपकी भावनाएं हैं? बालाघाट जिला मुझे तो पहले तो बहुत ही सीनिक है। सबसे पहले तो प्राकृतिक सौंदर्य के मामले में तो मुझे नहीं लगता कि इतना सुंदर जिला मैंने अपने कैरियर में ही नहीं, शायद अपनी लाइफ में भी अभी तक नहीं देखा है। मैं बाराबंकी से हूँ, तो इतना ग्रीनरी वाला डिस्ट्रिक्ट यूजुअली नहीं देखते हम यूपी में। तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, कान्हा नेशनल पार्क है, और छोटे छोटे गाँव में भी बहुत ही सुंदर सुंदर से झील और छोटी छोटी नदियाँ मिल जाती हैं। तो इस वजह से एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है। आप कहीं भी व्हीकल लेकर अपना निकल जाएं, आसपास बहुत सुंदर लगता है। लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। बालाघाट में उस तरह का क्राइम फॉर्चुनेटली अभी तक हमने नहीं देखा है जो बाकी ज़िलों में हमको देखने को मिलता है। तो ये एक अच्छी बात है बालाघाट में कि उस तरह का अपराध यहाँ पे नहीं है। लोग काफ़ी सीधे साधे हैं, और ट्राइबल पॉपुलेशन होने की वजह से भी काफ़ी हमें हेल्प मिलती है कि उनका अपना जो कम्युनिटी का एक बॉन्ड है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। तो उसकी एक वैल्यू पता चलती है हमें एज एन ऑफिसर कि काफ़ी सारे जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वो कम्युनिटी लेवल पर ही सुलझ जाते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरे लिए तो एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा बालाघाट जी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अगली पदस्थापना में भी बहुत अच्छा काम करेंगे आदर्श सर। यहाँ पर जो हमारे दर्शक हैं, विशेष तौर पर वो युवा जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, प्रशासनिक सेवाओं में जाने की कोशिशों में हैं, उन्हें आप क्या एक अपनी टिप्स देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बस यही संदेश है मेरा कि कोशिश ये करें कि ज़्यादा सोर्सेज, एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे सोर्सेज ना रेफ़र करें। एक बार अपने सोर्सेज डिसाइड कर लिए हैं तो उन पे भरोसा रखें, उन पे स्टिक करें। और सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ही जुडिशियसली करें, इंटरनेट का यूज़ बहुत ही जुडिशियसली करें। जो इंटरनेट का यूज़ जितना अच्छे से करेगा उसका एग्ज़ाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और अपना एक सपोर्ट सिस्टम हमेशा रेडी रखें, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो या फैमिली हो। आपको एग्ज़ाम क्लियर करवाने में आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत हेल्प करेगा। मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी बच्चा 1.5-2 साल अच्छे से मेहनत करे तो एग्ज़ाम ये क्लियर कर लेगा। एज अ IPS ऑफिसर हर अधिकारी की अपनी एक कार्यशैली होती है। आप किन बिंदुओं पर अपने व्यक्तित्व को स्थिर रख करके इस पोस्ट के साथ न्याय कर पाते हैं? ईमानदारी से कहूँ तो अभी तो मेरा कैरियर 4 साल का रहा है। पहली बार मैं DCPशिप संभालने जा रहा हूँ, तो मैं भी अभी अपने आप को किसी सांचे में डाल नहीं पाया हूँ, किसी एक सांचे में रख नहीं पाया हूँ कि मेरी क्या प्रायोरिटी है या मेरी क्या कार्यशैली है। मैंने थोड़ा सा फ्लेक्सिबल ही रहा है। मेरा जो काम करने का स्टाइल है कि जिस हिसाब से सर्कमस्टेंसेस आते हैं उस हिसाब की पुलिसिंग मैं प्रेफर करता हूँ। बट हाँ, अभी जो टेन्योर आएगा तो उस जगह के जो चैलेंजेस होंगे, उस जगह का जैसा स्टाफ होगा और उस जगह पे जिस तरह की पुलिसिंग चाहिए होगी उस तरह की पुलिसिंग मैं करना प्रेफर करूँगा, रादर दैन जो मेरा एक जो फिक्स्ड अपना कुछ स्टाइल है वो इम्पोज करना किसी जगह पे। तो हाँ, अभी तो डिस्कवर कर रहा हूँ मैं खुद को ही एज अ पुलिस ऑफिसर, पूरी तरह से नहीं कर पाया हूँ, तो वो तो भी कर ही रहा हूँ। एक बिजी शेड्यूल होता है आप लोगों का, इसमें आपके शौक क्या है? जब भी थोड़ा बहुत अपने आप के लिए वक्त मिलता है, क्या करना पसंद करते हैं आप? यहाँ पे तो बालाघाट में तो स्पोर्ट्स का काफ़ी कल्चर है। तो बालाघाट में हम लोग क्रिकेट खेल लेते थे जब भी हमें ऑपरेशन से टाइम मिलता था। आसपास घूम लेते थे, बैडमिंटन कभी कभार खेल लेते थे सीनियर्स के साथ में। और म्यूज़िक सुनना पसंद है मुझे, वो सुन लेता था मैं। तो हाँ, वही जैसे एक आम शौक होते हैं। हमें तो टाइम का बस इशू रहता है,
बाकी शौक तो हमारे वही है, आम शौक ही है, क्रिकेट, बैडमिंटन, यही सब। जी, पुलिसिंग में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले इन दिनों। पहले जनता थी वो सीधे पुलिस तक नहीं पहुंच पाती थी, ना ही उन्हें उस तरफ से वैसा प्रतिसाद मिलता था, एक डर था आम आदमी में पुलिस के प्रति। ये जो बदलाव आया है इसे किस तरह से आप लेते हैं, और आप जैसे जो यंगेस्ट ऑफिसर्स आए हैं, क्या कुछ नवाचार किए गए हैं? और निश्चित तौर पे चाहे वो हमारे गृह मंत्रालय से भी जो निर्देश हैं, मध्य प्रदेश पुलिस की जो पहल है, उसी को हम आगे लेकर जा रहे हैं। चाहे वो बालाघाट हो या कोई भी जिला हो, हमारी प्रायोरिटी अभी यही है कि जनता को पुलिस के पास आने में किसी भी तरह का भय नहीं होना चाहिए। जितना हम उनका भरोसा जीत सकते हैं उतना जीतें। तो बालाघाट में भी हमारी यही कोशिश थी, स्पेशली एक ऐसे ज़िले में जहाँ पे नक्सलियों ने इतना आतंक मचा रखा था इतने सालों से, वहाँ पे पुलिस के लिए भरोसा बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस वजह से हमने बहुत सारे कैंप्स लगाए, प्रशासनिक कैंप्स लगाए। हम गांव-गांव घूमते थे, लोगों से उनकी समस्या पूछते थे। तो वहाँ उसी का एक हमें ये रिज़ल्ट मिला कि नक्सल उन्मूलन में इतनी हमें सहायता मिली। तो आगे भी जहाँ भी जाएंगे, जो आईजी सर थे हमारे, उनसे ही हमने सीखा है, संजय सर से, कि जनता से जो जुड़ाव रहता है वो आपकी पुलिसिंग को बहुत आसान बना देता है। तो उम्मीद है कि आगे भी हम उसको जारी रख पाएंगे। आपने मीलों सफ़र तय किया है जंगलों में, और ऐसा कोई वाक़या याद आता है, क्योंकि आप तो इंटीरियर्स में भी गए हैं और बहुत सुदूर क्षेत्र के निचले जो क्षेत्र हैं जहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं, ऐसे लोगों से भी आपने बात की है, क्या कोई वाक़या ऐसा कुछ खास याद आता है? मेरे लिए तो जब काफ़ी बारिश हो रही थी और जब बिजली गिरी थी हमारे जवानों पे, वो एक अनुभव भी याद में रहेगा, क्योंकि रात में हमारे 4-5 जवान इतनी ऐसी परिस्थितियों में रात गुजार रहे थे सिरका के जंगलों में, और कैसे हमारे यहाँ से पूरा पुलिस फोर्स गया था स्ट्रेचर पे, उनको रेस्क्यू किया, और उन्होंने जो विल पावर दिखाई, उससे मुझे काफ़ी सीखने को मिला कि विषम परिस्थितियों में कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं। और आशीष शर्मा वाला जो इंसिडेंट था, उसने भी काफ़ी हमें सिखाया कि कितनी मुश्किल परिस्थितियों में देश के लिए जो हमारे जवान हैं वो रहते हैं, और अपनी जान की परवाह किए बिना कैसे वो देश के लिए अपने प्राण देने में एकदम ही संकोच नहीं करते। तो ये 2 एक्सपीरियंस तो हमेशा ही मेरे साथ रहेंगे। फॉर्चुनेटली दोनों ही जगह मैं था ग्राउंड पे, तो अपने सामने इसको देखना वो अपने आप में काफ़ी आपको सिखाता है। तो ये 2 सीख तो मैं बिल्कुल लेकर जाऊँगा। जी, अब आखिर में चलते चलते तमाम दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पुलिस विभाग है उसका आगे भी सहयोग ऐसे ही करते रहे। मैं देख रहा हूँ कि थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू जो कैंपेन्स चल रही हैं मध्य प्रदेश पुलिस की, जो सिविलियंस हैं उनमें काफ़ी भरोसा जगा है पुलिस के लिए। तो मैं चाहूँगा कि ये जो भरोसा है वो ऐसे ही आगे भी बना रहे और साथ मिलकर काम करें हम लोग। जी, आपके आगामी भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। हमारे साथ थे आदर्श कांत शुक्ला जी, आईपीएस, जो भारत के सबसे युवा आईपीएस अधिकारी हैं। इसी तरह आपसे फिर मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग शख्सियतों के साथ आपकी भेंट करवाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।